तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकल की रेस्ट को, यानी पार्टिकल रेस्ट पर है। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हमें पता है कि उसमें जो वेलोसिटी यानी जो वेग होगा वो नियत होगा। और आपको पता है स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो किसे व्यक्त करती है? वेग को। तो स्थिति समय ग्राफ अगर एक कर्वेचर है तो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है, यानी उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर वो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कर्वेचर उसका जो है वो कर्वेचर वो क्या कर रहा है? पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग साइड में है, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ये समझ लो कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि इस तरह का ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी। तो अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? लगातार घटती जाएगी। और चूंकि वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तो आता ही है। तो यहाँ वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा? पार्टिकल में चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? हमारा जो ये पार्टिकल यानी ये जो कार है ये क्या कर रही है? ये वापस मूल बिंदु की ओर आ रही है। ये वापस मूल बिंदु की ओर आ रही है इस तरह से। तो जब ये केस होता है तो हमारा जो वेग हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। वेग जो नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वेग घट रहा है। नेगेटिव वेग होने का मतलब वेग की जो दिशा है वो बदल गई। इस वीडियो में आज हम देखेंगे किसी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे समझा जा सकता है, यानी ग्राफ बनाकर हम पार्टिकल के मोशन को कैसे समझ सकते हैं। तो देखो एक मैंने एक्स एक्सिस बनाया है। इस एक्सिस पे ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु है। और अगर हम इधर राइट साइड में जाएं प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसकी ये जो पोजीशन है 1 2 3 4 ये मीटर में है। ठीक है। अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग किसी पार्टिकल को जाते हुए देखें तो इसकी ये जो पोजीशन है ये माइनस में है। तो इस तरह से ये एक सरल रेखा के ऊपर पार्टिकल के मोशन को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में मैंने क्या लिया? वो ग्राफ जो है मैंने प्लॉट किया टाइम एक्सिस और पोजीशन एक्सिस। तो स्थिति और समय के बीच हमने एक ग्राफ खींचा और वो ग्राफ मैंने आपको इस तरह से शो किया। तो ये ग्राफ क्या शो करता है? ये ग्राफ ये शो करता है कि टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पार्टिकल की जो पोजीशन यानी जो स्थिति है वो वही की वही बन रही है। जैसे कि अभी यहाँ पर दिख रहा है हमें कि हमारी कार जो है इस लाइन के ऊपर, ये जो हमारी पोजीशन लाइन है एक्स एक्सिस की, इस पर कहाँ पर खड़ी है? 4 मीटर पर। तो इसकी पोजीशन कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पार्टिकल की रेस्ट को, यानी पार्टिकल रेस्ट पर। इसी तरह से हम एक ग्राफ और प्लॉट करते हैं। फिर उस ग्राफ से हम समझते हैं कि ये ग्राफ मोशन को किस तरह से डिटरमाइन करेगा। तो ये हमने यहाँ ले लिया स्थिति और यहाँ ले लिया हमने समय। अब की बार जो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये इस तरह से एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से शुरू हो रहा है। इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं? इस ग्राफ से हम ये समझेंगे कि हमारा जो पार्टिकल है, जैसे हमने यहाँ एक कार को दिखाया है, ये जो कार है हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, हर एक सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी निश्चित दिशा में एक सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल करती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई? इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। दूसरा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम वेलोसिटी को अगर हमें फाइंड करना है यानी वेग को अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? स्थिति समय जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप या उसका टेंजेंट या उसका प्रवणता जो है वो लेते हैं। तो अगर हम इसकी प्रवणता देखें तो इसकी प्रवणता अगर हम देखें ध्यान से
तो ये प्रवणता कांस्टेंट है। ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में आप कहीं पर भी यहाँ पर एंगल देखो, ये एंगल जो है वो हमेशा क्या है, एक समान है। और आपको पता है स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो किसे व्यक्त करती है, वेग। चूंकि यहाँ पर टेन थीटा जो प्रवणता है वो क्या है, नियत है, तो यहाँ पर वेग क्या होगा, नियत। तो ये स्थिति समय ग्राफ किसको बताता है, नियत वेग से गतिशील किसी कण को बताता है। तो इस तरह का ग्राफ जो है वो नियत वेग से गतिशील कण को समझाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें, इसको इरेज कर लेता हूं मैं। इसी तरह से अब हम और स्थिति समय ग्राफ देखते हैं। तो दो ग्राफ हमने देख लिए, अभी इसी तरह के तीन चार ग्राफ और देखते हैं हम। तो ये मान लीजिए मैंने एक्सिस बनाया, ये टाइम एक्सिस हो गया, और ये हमारा पोजीशन एक्सिस, यानी स्थिति समय ग्राफ, स्थिति और समय के बीच हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है, एक कर्वेचर मिला हमें इस तरह से। तो ये कर्वेचर हमें क्या बता रहा है, ये कर्वेचर हमें सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर रहा है कि जो स्थिति समय वक्र होता है, इस पर हम किसी भी पॉइंट पर जो एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी टेंजेंटल लाइन लेते हैं, वो टेंजेंटल लाइन एक्सिस से जो एंगल बनाती है, उस एंगल के लिए जब हम टेन फाइंड करते हैं, टेन थीटा, तो वो वेलोसिटी को बताता है। तो इसका मतलब इसमें अगर हम हर अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर अगर टेंजेंटल लाइन लें तो वो एक्सिस से अलग अलग कोण बनाएंगी। तो अलग अलग कोण बनाएंगी तो एक चीज क्लियर हो गई हमें कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज क्लियर हो गई कि जो यहाँ हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये एक कर्व है, ये एक वक्र है। तो इस वक्राकार रेखा पर, इस वक्र के ऊपर हर बिंदु पर जो स्लोप है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो इस तरह का जो वक्र होता है वो क्या करता है, परिवर्ती वेग को व्यक्त करता है। यानी हमारा कण जो है, पार्टिकल जो है, वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है उसकी। अब दूसरी बात, अब ये जो यहाँ पर थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अगर थीटा एंगल बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और आप जानते हो कि वेलोसिटी में अगर चेंज आता है, यानी वेग में अगर परिवर्तन आता है, तो इसका मतलब उसमें त्वरित गति हो रही है, उसमें त्वरण है। तो इसका मतलब स्थिति समय ग्राफ अगर सरल रेखा नहीं है और वो एक कर्व्ड लाइन है, एक कर्वेचर है, एक वक्राकार है, ग्राफ है, तो इसमें ये समझना है हमें कि उसका वेग समय के साथ बदल रहा है, अतः उसमें त्वरण है। तो स्थिति समय ग्राफ अगर एक कर्वेचर है तो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है, यानी उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर वो ग्राफ टाइम एक्सिस के साथ कर्वेचर उसका जो है, वो कर्वेचर वो क्या कर रहा है, पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग साइड में है, यानी कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आप ये समझ लो कि उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, उसमें जो इंक्रीज इन वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर हम एक पोजीशन टाइम ग्राफ और प्लॉट करें, जिसमें हमने पोजीशन और इधर टाइम ले लिया, इधर हमने पोजीशन ले लिया। अब की बार जो ग्राफ बना है वो कुछ इस तरीके से है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। इस ग्राफ में हम देखें तो हमें समझ आएगा कि यहाँ पर जो स्लोप है पोजीशन टाइप ग्राफ में, वो स्लोप कुछ इस तरीके से है कि वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे इस पोजीशन पे अगर मैं एक टेंजेंटल लाइन लेता हूँ, ये मैंने एक टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंटल लाइन जो एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, और इस जगह जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ में इस जगह जो मैं टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंटल लाइन जो एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा डैश। तो यहाँ पर हमें दिखा कि थीटा जो है वो बड़ा है थीटा डैश है। तो इसका मतलब जो स्लोप होगा टेन थीटा, वो टेन थीटा डैश से ग्रेटर होगा। यानी कहने का मतलब टाइम एक्सिस पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है।
तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि इस तरह का ग्राफ जो टाइम एक्सिस के साथ अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, सॉरी, तो अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है इस तरह से, तो क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये हो गया कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, लगातार घटती जाएगी। और चूंकि वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन तो आता ही है। तो यहाँ वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पार्टिकल में चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो जो वेलोसिटी में चेंज आता है उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा यानी जो त्वरण होगा वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा। और वेग में जो यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है वो भी क्या है, वेग कम हो रहा है। तो इस तरह से इस ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें हमारा जो ग्राफ है वो कर्वेचर है और उसमें कर्वेचर भी इस तरह का है, वो क्लॉकवाइज टाइम एक्सिस के साथ वो क्लॉकवाइज घूमता है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो समझ लो ब्रेक लग रहा है, ब्रेक लग रहा है तो इसका मतलब उसमें जो त्वरण है वो नेगेटिव है, यानी वो मंदन कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मंदन मंदन कहते हैं। अगले ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये हमने पोजीशन एक्सिस ले लिया और ये हमने टाइम एक्सिस ले लिया। ये टाइम एक्सिस हो गया, ये पोजीशन एक्सिस हो गया। अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है, ये इस तरह से ग्राफ आ रहा है तो ये सरल रेखा यानी पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हमें पता है कि उसमें जो वेलोसिटी यानी जो वेग होगा वो नियत होगा, क्योंकि इस वक्र में किसी भी पोजीशन पे अगर हम थीटा एंगल देखें एक्स एक्सिस से यानी टेन थीटा देखें तो वो क्या है, नियत है। इसका मतलब वेग जो है वो नियत है। तो स्थिति समय वक्र अगर एक सरल रेखा है तो कण का वेग जो होगा समय के साथ नियत रहेगा। तो इसमें जो त्वरण होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो आप इस स्थिति समय ग्राफ का जो प्रवणता या झुकाव है उससे आप पता कर सकते हो उसमें वेग की क्या प्रॉपर्टी है, वेग कैसा है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो ये जो थीटा एंगल है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है और टेन थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक होने पर नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रवणता होगी, इसकी जो प्रवणता होगी वो प्रवणता कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब वेग क्या होगा फिर, वेग भी नेगेटिव। अब नेगेटिव वेग का क्या मतलब है, नेगेटिव वेग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, हमारा जो ये पार्टिकल यानी ये जो कार है ये क्या कर रही है, ये वापस मूल बिंदु की ओर आ रही है, ये वापस मूल बिंदु की ओर आ रही है इस तरह से। तो जब ये केस होता है तो हमारा जो वेग हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। वेग जो नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि वेग घट रहा है, नेगेटिव वेग होने का मतलब वेग की जो दिशा है वो बदल गई। सदिशों में पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है वो दिशा से संबंधित होता है, परिमाण से संबंधित नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो चीज हमने देखी इसमें हम ये देख रहे हैं कि पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, पोजीशन जो है वो टाइम के साथ में, देखो टाइम के साथ पोजीशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ आकर के पोजीशन क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी पार्टिकल जो है हमारा वो कहीं भी था और वहां से वो कहाँ आ गया, मूल बिंदु पर आ गया। तो मूल बिंदु को की ओर एक्स एक्सिस पर अगर कोई पार्टिकल मूव करता है अपनी किसी भी पोजीशन से तो आप ये समझ लो कि वो जो उसका पोजीशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि उसके ग्राफ का जो स्लोप है थीटा वो ग्रेटर देन 90 होने से नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन इसमें त्वरण नहीं है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो ये ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर ग्राफ देखते हैं वो ग्राफ हम अब एक नया ग्राफ हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो एक नए ग्राफ में हम यही पोजीशन टाइम का ग्राफ लेंगे, लेकिन अब की बार जो ग्राफ है वो कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें ये टाइम एक्सिस ले लिया हमने
ये पोजीशन एक्सिस ले लिया। पिछली बार जो हमारा ग्राफ था वो यहाँ तक था, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, ये ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे चला गया इस तरह से। अब ये टाइम एक्सिस से नीचे चला गया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ सीधा सीधा ये समझ लेंगे कि हम हमारा जो पार्टिकल है वो किधर चला गया, नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला गया। ये देखो, हमारा जो ये कार है अब ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है ऐसे, तो इसकी पोजीशन जो भी होंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इसीलिए ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस से बिलो चला गया, यानी पोजीशन नेगेटिव पोजीशन के साइड में चला गया। तो इधर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होंगी, जैसे यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमने पोजीशन टाइम ग्राफ जो प्लॉट किया है, इस पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब प्रवणता, जो इसकी जो प्रवणता है वो प्रवणता हम टेन थीटा से लेंगे। और थीटा एंगल जो है समय एक्सिस के साथ, वो तो पूरी लाइन के लिए ए से लेकर बी तक और फिर सी तक थीटा एंगल कांस्टेंट है, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 है। तो अब यहाँ से दो बातें आएंगी। पहली बात कि प्रवणता नियत है, और प्रवणता नियत है तो इसका मतलब वेग भी क्या हो गया, वेग भी नियत हो गया। दूसरा, जो प्रवणता है वो नेगेटिव है। अगर प्रवणता नेगेटिव है यानी टेन थीटा का मान नेगेटिव मिलेगा, तो जो वेग होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी को शो कर रहा है। और इसमें भी वही सेम चीज है कि हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, ओरिजिन से माइनस एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है इस तरीके से। वो ओरिजिन से माइनस एक्सिस की तरफ मूव करता जा रहा है इस तरह से। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे। लेकिन जब ये टाइम एक्सिस से नीचे चला जाता है, यहाँ पर ये टाइम एक्सिस से नीचे चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। तो पोजीशन जो है यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगी। बस यही है, इस ग्राफ से यही समझ आता है हमें। अब ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ पढ़े हैं, ये 6 ग्राफ जो हमने यहाँ देखे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब इनको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोजीशन के जो डिफरेंस से जो हमें टर्म मिलती है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी स्थिति, दो स्थितियों के बीच जो अंतराल होता है उसी को तो हम विस्थापन बोलते हैं। तो इसे हम विस्थापन समय वक्र भी कह सकते हैं। बस इसमें फर्क इतना होगा कि विस्थापन समय वक्र लेंगे तो हम ये मानेंगे कि कण जो है मूल बिंदु के सापेक्ष जो उसकी स्थिति है उसे हम विस्थापन मान लेंगे। तो ये स्थिति समय वक्र जो मैंने 6 स्थिति समय वक्र खींचे हैं, ये 6 के 6 विस्थापन समय वक्र के रूप में भी हम ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम एक और चीज देखते हैं, और वो है तय की गई दूरी और समय के बीच वक्र। जैसा कि हम जानते हैं तय की गई दूरी जो होती है वो एक अदिश राशि होती है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो समय के साथ तय की गई दूरी कभी भी कम नहीं होती। तो कोई भी ऐसा ग्राफ अगर हम यहाँ प्लॉट करें जिसमें तय की गई दूरी को हम y एक्सिस पर ले लें और समय को हम x एक्सिस पे ले लें, और फिर हम कोई ऐसा ग्राफ बनाएं, तय की गई दूरी, अब हम कोई ऐसा ग्राफ बनाएं जो कुछ इस तरीके का है। मान लो जैसे ये मैंने एक ग्राफ बनाया। अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया इसमें किसी समय t पर तय की गई दूरी का मान क्या है, तय की गई दूरी का मान वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए, ये देखो, समय नियत है लेकिन तय की गई दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? तो इस तरह का कोई भी ग्राफ अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से हम और ग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो ग्राफ है इसी में मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट करता हूँ, इसमें चेंज लाता हूँ और कुछ इस तरह से बनाता हूँ ये ग्राफ। ये देखिए, ये जो कर्वेचर मैंने बनाया ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो हमारा पार्टिकल है या जो हम जिसको मोशन की स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये कार है, तो कार जो है वो समय बढ़ने के साथ उसके द्वारा तय की गई दूरी कम हो रही है। क्या ये पॉसिबल है कि कार जो है गतिशील हो और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके द्वारा तय की गई दूरी कम हो रही है? ऐसा संभव नहीं है।
तय की गई दूरी कभी भी कम नहीं हो सकती। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास एक कार है, ये कार जो है ये इस दिशा में जा रही है। अब जैसे जैसे ये मूल बिंदु से दूर जा रही है, इसने तय की गई दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। अब मान लीजिए ये यहाँ से वापस लौटती है, तो इसने जो दूरी तय की है वो कम नहीं हो रही, तय की गई दूरी अभी बढ़ती जा रही है। पहले ये कहाँ तक गई, x बराबर 0 से x बराबर 5 तक गई और फिर वापस x बराबर 0 आ गई। तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, 5 + 5, यानी 5 गया और 5 आया, टोटल 10 मीटर हो गया। हाँ, इसका विस्थापन जो है वो 0 है, क्योंकि ये जहां से गति प्रारंभ की वापस वहीं आ गई। लेकिन तय की गई दूरी जो है वो समय के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ अगर हमें देखने को मिलता है तो ये ग्राफ जो है वो संभव नहीं होता। और हम देखते हैं ऐसा ही एक ग्राफ जो संभव नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई इस तरह का ग्राफ बनाया और आपसे पूछा कि क्या ये ग्राफ संभव है किसी कण की तय की गई दूरी और समय के साथ, तो ये भी संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं है, कि मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, इसमें टाइम एक्सिस के ऊपर देखो, ये कांस्टेंट टाइम पर आपको जो तय की गई दूरियां दो मिल रही हैं। एक तय की गई दूरी ये है, दूसरी तय की गई दूरी। एक ही समय पर दो तय की गई दूरियां संभव नहीं हो सकती। तो ये ग्राफ भी जो है संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी हमने पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, अब हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी यानी वेग ले लेते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लेते हैं। और थोड़ा डिफरेंट तरीके के हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहला ग्राफ जो है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है टाइम के साथ वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर पार्टिकल कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है कि वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है किसी निश्चित दिशा में। तो हर समय अंतराल में, जैसे वो हर 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड, और किसी भी दिशा में हो सकती है। अगर वो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग चलेगा तो वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग चलेगा तो नेगेटिव। अब चूंकि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो ये इस तरह से हो गया। एक चीज और हम यहाँ देखेंगे, हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो झुकाव होता है, उसकी जो प्रवणता होती है, वो किसको व्यक्त करती है, वो त्वरण को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कोण थीटा कितना होगा, थीटा तो यहाँ 0 डिग्री होगा, क्योंकि ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो टेन थीटा का मान क्या होगा, यानी प्रवणता का मान क्या होगा, 0। तो त्वरण का मान क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब यहाँ पर त्वरण 0 है। और वैसे भी हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो त्वरण भी नहीं होगा। तो ये इस तरह से हम इस चीज को समझ लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया ग्राफ प्लॉट करते हैं, वही वेलोसिटी टाइम एक्सिस के बीच में। तो हमने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं। अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ये ग्राफ हमारा एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी वेग समय वक्र जो है, इसका अगर हम स्लोप देखें ध्यान से, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप देखो इसका स्लोप टाइम एक्सिस के साथ थीटा एंगल जो है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो इसके लिए स्लोप यानी प्रवणता जो टेन थीटा है वो हमेशा क्या रहेगी, नियत। अगर वो स्लोप नियत है और हम जानते हैं कि इसका जो स्लोप होता है उस स्लोप को हम क्या कहते हैं, इसकी जो प्रवणता होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि कण का जो वेग में परिवर्तन की दर है वो क्या है, वो नियत है।
वेग नियत नहीं है, वेग में परिवर्तन की दर नियत है। वेग तो इसका बढ़ रहा है। अगर हम अलग अलग समय पर देखें तो ये देखो, अलग अलग समय पर वेग जो है इसका अलग अलग है, लेकिन वेग में जो परिवर्तन की दर है, यानी जिसे हम त्वरण कहते हैं, वो नियत है। तो इस तरह से अगर हमें कोई वेग समय वक्र मिलता है तो हमें फट से समझ जाना चाहिए कि इसका जो त्वरण है वो नियत है। अब यहाँ पर देखो, वेग जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है टाइम एक्सिस से, यानी धनात्मक है। तो वेग क्या है, पॉजिटिव है। और जो त्वरण है वो भी क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है। त्वरण का पॉजिटिव होने का अर्थ ये होता है कि वेग में वृद्धि हो रही है। त्वरण के नेगेटिव होने का ये अर्थ हो सकता है कि वेग जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो हम ये आगे चल के और देखेंगे कि वेग नेगेटिव, त्वरण नेगेटिव के क्या केस बनते हैं। तो एक तो ये हमारा हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन का पार्ट, कि अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो वेग समय वक्र जो है उसमें त्वरण का क्या महत्व होगा और किस तरह से आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब की बार जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वो कुछ कर्वेचर लेते हैं हम। तो एक कर्वेचर मैंने इस तरह से लिया, ये मैंने एक कर्वेचर ले लिया। यहाँ पर वेग समय वक्र जो है वो एक कर्वेचर है। तो अगर मैं इस पर टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो हर पॉइंट के ऊपर जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, पहले से डिफरेंट होगा। और इस ग्राफ के लिए वो लगातार बढ़ रहा है। ये देखिए, थीटा डैश जो है वो ग्रेटर देन थीटा है, यानी टेन थीटा डैश ग्रेटर देन टेन थीटा होगी। यानी वेलोसिटी जो है वो पहले की वेलोसिटी से ग्रेटर हो रही है। तो यहाँ से अब दो बातें हम समझते हैं। पहली बात जो हम यहाँ समझते हैं वो ये है कि जो वेग है उसमें परिवर्तन आ रहा है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। और परिवर्तन कैसा आ रहा है कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात हम यहाँ से समझते हैं कि यहाँ पर जो वेग में परिवर्तन की दर है, यानी जो त्वरण है, यानी यहाँ पर ये जो टेन थीटा जो है यहाँ पर त्वरण होगा। ये त्वरण, मैंने इसको वेग लिख दिया क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेग समय वक्र का स्लोप त्वरण होता है। तो यहाँ त्वरण आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर त्वरण जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो त्वरण जो है वो क्या है, परिवर्ती है। वो त्वरण जो है वो परिवर्ती है। लेकिन वेग में परिवर्तन हो रहा है और वो वृद्धि हो रही है तो त्वरण जो है वो धनात्मक होगा। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव है। अब हम ऐसा ही सेम एक ग्राफ और देखते हैं, उस ग्राफ में देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है वो भी एक कर्वेचर है, लेकिन वो कर्वेचर किस तरीके का है जरा हम उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो इस तरह से है ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंटल लाइन लेता हूँ तो यहाँ पर जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल इस पॉइंट पर जो टेंजेंटल लाइन लूंगा इस थीटा एंगल की तुलना में ये क्या है, बड़ा है। तो यहाँ थीटा डैश जो है वो लेस देन थीटा है। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे समय के साथ, वो अक्ष से जो कोण है वो कोण जो है वो लगातार घटता जा रहा है। तो थीटा डबल डैश को देखें तो वो और ज्यादा छोटा हो गया। तो इसका मतलब वेग समय वक्र की जो प्रवणता है टेन थीटा, वो लगातार क्या हो रही है, गिरती जा रही है। तो वेग समय वक्र की अगर प्रवणता लगातार गिरती जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो त्वरण है वो क्या है, जो त्वरण यहाँ पर है वो क्या है, लगातार घटता जा रहा है, घटता है, नियत नहीं है, त्वरण घट रहा है। और वेग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वेग में समय के साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वेग में वृद्धि तो हो रही है, समय के साथ देखो वेग बढ़ता जा रहा है, समय के साथ वेग जो है बढ़ता जा रहा है, समय के साथ वेग जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो त्वरण यहाँ पर है तो पॉजिटिव ही, यानी वेग में वृद्धि हो रही है तो त्वरण होगा।
त्वरण है तो पॉजिटिव, लेकिन उसका मान जो है त्वरण का मान, जैसे पहले 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो फिर वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, है पॉजिटिव ही। तो इस तरह से त्वरण पॉजिटिव होता है अगर वेग में वृद्धि हो रही होती है। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ से ये समझेंगे कि वेग में वृद्धि हो रही है, लेकिन त्वरण जो है वो घट रहा है, नियत नहीं है। तो परिवर्ती त्वरण का उदाहरण है कि कण का जो यहाँ पर गति है, उसका त्वरण जो है वो समय के साथ बदल रहा है। अब इसी तरह से एक लास्ट ग्राफ और देखेंगे हम, उससे हम क्या समझते हैं वो भी हम देखते हैं। तो वेग समय वक्र हम प्लॉट कर रहे हैं। अब की बार जो ग्राफ है वो हम इस तरह से देखते हैं, ये लीजिए। अब इस ग्राफ को देख के हमें क्या समझ आता है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ आता है कि हम कण का जो वेग है वो लगातार घटता है, और फिर वो किसी समय टी पर शून्य हो जाता है। बिंदु बी पर जो वेग है उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से हमें ये समझ आता है कि जो वेग समय वक्र है, वेग समय वक्र, इसकी जो प्रवणता है, यानी जो स्लोप है, जिसे हम टेन थीटा बोलते हैं, वो टेन थीटा क्या है, नियत है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेग जो है वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। ये सॉरी, त्वरण जो है वो नियत रहेगा। वेग समय वक्र की प्रवणता त्वरण को व्यक्त करती है, तो यहाँ पर जो त्वरण है वो क्या रहेगा, वो नियत रहेगा, इसका त्वरण नियत है। लेकिन यहाँ वेग जो है समय के साथ लगातार कम होता जा रहा है। ये देखो, समय के साथ वेग जो है लगातार घटता जा रहा है। तो इसमें वेग में क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। तो वेग में कमी हो रही है, और हम जानते हैं कि जब वेग में कमी होती है तो जो त्वरण होता है वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, यानी उसमें मंदन आ रहा है। यानी आप किसी कार में, गतिशील कार में ब्रेक लगा रहे हो, तो ही तो उसका वेग कम होगा, और वेग कम होगा तो इसका मतलब त्वरण उसमें नेगेटिव है, यानी वो क्या है, मंदन है। तो हमने अभी तक जो देखा उसमें ये देखा कि वेग अगर बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक होता है, और अगर वेग में कमी होती है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये चीज हो गया। अब इसी में, इसी ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, इसी ग्राफ को हम और नीचे ले जाएं एक्सिस पर, इस तरह से ले जाएं हम, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो हमारा पार्टिकल है वो, उसका वेग जो हो गया वो क्या हो गया, अब पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगा। यानी हमारी जो कार है वो किधर जा रही है, अब की बार ये कार जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करने लगी। अब नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करने लगी तो हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, या हो सकता है नेगेटिव वेलोसिटी कम हो रही हो। तो नेगेटिव डायरेक्शन में जब मोशन होता है तो उस मोशन को हम किस तरह से समझते हैं, तो इस ग्राफ से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देखते हैं। तो जो स्लोप है यहाँ पर, इसका जो स्लोप है, यानी जो टेन थीटा है, वो टेन थीटा क्या है, नियत है। तो इसका मतलब जो त्वरण होगा इसमें वो क्या रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन थीटा कोण जो है इसका वो ग्रेटर देन 90 है। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो त्वरण क्या होगा इसका, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो त्वरण क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक तो त्वरण कांस्टेंट है और दूसरा त्वरण क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है। बी पॉइंट के बाद हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करता है, मूल बिंदु से नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, और नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है, और इसकी वेलोसिटी देखें अगर हम ध्यान से, तो लगातार क्या हो रही है, टाइम के साथ अब देखो बढ़ती जा रही है। पहले घट रही थी, अब क्या हो रही है, ये बढ़ती जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब चूंकि हमने त्वरण नेगेटिव बोला, तो नेगेटिव त्वरण का अर्थ तो होता है कि वेग में कमी हो रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव त्वरण को हम आगे फिर समझेंगे। अब यहाँ पर देखो, त्वरण तो नेगेटिव है लेकिन वेग में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये समझना है हमें कि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और वो बढ़ रही है, तो त्वरण जो होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो क्या होगा, वेग में वृद्धि को वेग में वृद्धि को शो करेगा। तो
नेगेटिव त्वरण होने का अर्थ है कि अगर नेगेटिव त्वरण है किसी पार्टिकल का और पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेग पॉजिटिव है, तो उसका वेग घट रहा है। लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है और त्वरण नेगेटिव है तो इसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है। ये दो बातें हम ध्यान रखेंगे। ऋणात्मक वेग और ऋणात्मक त्वरण की इस घटना को हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए धरातल पर ये हमने देखा, एक पिंड है, एक बॉल है, और हम इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जब हम इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर की तरफ इसका वेग जो है वो लगातार घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नीचे की तरफ खींच रहा है इसको। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ वेग पॉजिटिव ले लेंगे और नीचे की तरफ जो त्वरण है वो नेगेटिव ले लेंगे। ये घटते 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 लास्ट में यहाँ पर जाकर इसका वेग क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वेग शून्य हो गया और ये यहाँ रुक जाएगी। लेकिन त्वरण इसको नीचे की तरफ ही लग रहा है तो त्वरण नेगेटिव ही है। अब ये बॉल वापस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी और अब की बार क्या होगा, इसकी वेग की जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो इसके वेग की दिशा यहाँ से हम पलट देते हैं। ये वेग की दिशा अब की बार किधर हो गई, ये नीचे की तरफ हो गई। तो अब नीचे की तरफ जो हम ले रहे हैं वो नेगेटिव ले रहे हैं। तो अब इसका वेग भी नेगेटिव हो गया और इसका त्वरण भी नेगेटिव हो गया। तो इसका वेग भी नेगेटिव हो गया और इसका त्वरण भी नेगेटिव हो गया और ये नीचे की तरफ आएगी इस तरह से, और ये वापस यहाँ आके धरातल पे पहुंच जाएगी। तो इस केस को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या लिया, वेग ऊपर की तरफ लिया है। तो देखो जरा, हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर प्लॉट करते हैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम। तो हमने देखा कि वेग धनात्मक है क्योंकि वेग की दिशा ऊपर की तरफ है। वेग की दिशा ऊपर की तरफ, वेग धनात्मक है, लेकिन त्वरण ऋणात्मक है। तो वेग समय वक्र जो होगा उसका जो झुकाव होगा वो क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, यानी त्वरण नेगेटिव है और वेग जो है धनात्मक है। इस जगह पर जाकर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्थिति को, ये वाली स्थिति। ये वाली स्थिति का मतलब जहाँ वेग शून्य हो जाता है अधिकतम ऊंचाई पर। फिर वहां से क्या होता है कि हमारा पिंड वापस नीचे की तरफ आता है, और जब हमारा पिंड नीचे की तरफ आता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, उसका वेग नेगेटिव हो जाता है और त्वरण तो पहले से ही नेगेटिव है। तो ये देखो, ये ग्राफ इस तरह से चलता है नीचे की तरफ, इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, किसी कण को धरातल से ऊपर की तरफ फेंके और फिर कण वापस धरातल की तरफ आए तो उसको, उस स्थिति को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर ये जो हमने लिया इनिशियल, ये हमने क्या दिया, इसे वी वेग दिया है ऊपर की तरफ फेंकने के लिए। तो ये वी वेग दिया है और अगर हम इसका स्लोप निकालें या थीटा, तो इसके लिए जो टेन थीटा आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा जो होगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगी। इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये तो वेग समय वक्र है। अगर हम यहाँ पर वेग समय वक्र की जगह अगर हम चाल समय वक्र खींचे तो वेग और चाल में फर्क किस चीज में आएगा, दिशा में आएगा। तो चाल समय वक्र जो है, मेनली हम दो वक्र खींचते हैं, उन दो वक्रों से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम वाई एक्सिस पे चाल ले लेते हैं और एक्स एक्सिस पे समय ले लेते हैं। ये समय ले लिया हमने, ये चाल ले लिया। अब की बार जो v है वो चाल है, और आपको पता है कि चाल जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसको समझते हैं। मान लीजिए किसी समय t बराबर 0 पर कण की चाल जो है वो कुछ भी दी हुई है हमें, वो v है, और फिर समय t, कुछ समय t पर उसकी चाल शून्य हो गई और फिर उसके बाद में वो फिर धनात्मक दिशा में इस तरह से बढ़ता है, क्योंकि चाल ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। तो यहाँ a से लेकर b तक और फिर b से लेकर c तक, अगर हम इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें, चाल समय ग्राफ को, तो पहली बात तो यहाँ पर जो स्लोप है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर चाल जो है समय के साथ घट रही है। तो चाल समय के साथ घटने का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी कण को धरातल से ऊपर की तरफ फेंका, और ऊपर की तरफ जब फेंका
तो इसकी जो चाल है वो लगातार घटती जा रही है। ठीक है, तो अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य। तो वो बिंदु बी हो गया। तो ये बिंदु बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली स्थिति। अब उसके बाद में कण जो है यहाँ से नीचे की तरफ गिरता है और उसकी चाल लगातार बढ़ती है, लेकिन चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती, उसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता, तो चाल लगातार बढ़ती जा रही है। तो बी से लेकर सी तक यानी धरातल तक गिरने तक चाल को एक सरल रेखा बी सी द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी ये सरल रेखा है, तो इसका स्लोप क्या होगा, थीटा कांस्टेंट होगा। और अब की बार टेन थीटा क्या है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उसका त्वरण जो होगा वो वेग में वृद्धि करेगा। तो इस तरह से हम चाल समय वक्र जो आता है उससे हम इस चीज को समझ सकते हैं। वेग समय वक्र होता तो ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली पूरी लाइन, ये वाली लाइन कहाँ आ जाती, ये वाली लाइन नीचे की तरफ आ जाती। लेकिन अभी ये लाइन किधर है, अभी ये ऊपर की तरफ है। क्यों, ये वाली जो रेखा है ये हमने ऊपर की तरफ बनाई, नहीं तो ये रेखा कहाँ होती, यहाँ नीचे होती, कि उसमें वेग जो है नेगेटिव होता। एक ग्राफ और देखते हैं हम चाल समय वक्र का, वो भी सेम इसी तरीके से है, उसको भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि उसका क्या महत्व है। तो हमने क्या करा कि ये y एक्सिस पर हमने चाल ले ली और x एक्सिस पे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, x एक्सिस पे हमने यहाँ पर समय ले लिया। ये हमने चाल लिया, वेग नहीं है ये चाल है। तो इस तरह से अब की बार जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। पहले किसी निश्चित समय तक चाल बढ़ती है और फिर उसके बाद चाल घटकर शून्य हो जाती है। तो ये कौन सी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सी स्थिति है उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में t बराबर जीरो पर, यहाँ पर t बराबर जीरो पर कण की चाल शून्य है। उसके बाद चाल लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, और अधिकतम ऊंचाई का मतलब एक किसी निश्चित समय पर चाल अधिकतम हो गई। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि हम किसी क्लिफ यानी किसी चट्टान के ऊपर या किसी बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं और वहां से किसी पिंड को नीचे गिरते हैं। जब पिंड नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी चाल क्या होती है, लगातार बढ़ती है। और जब वो धरातल पर पहुंच जाता है तो उसकी चाल जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये स्थिति हो गई ए से लेकर बी तक। ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बी को। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी चाल लगातार बढ़ती जा रही है। अब बी पर क्या होता है, बी पर ये बॉल रिबाउंड होती है और उसी चाल से ऊपर की तरफ चलती है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ चलती है तो त्वरण के कारण, त्वरण क्योंकि नीचे की तरफ है, त्वरण के कारण उसकी चाल लगातार घटती है और एक अधिकतम ऊंचाई पर जाकर उसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य। तो ये समय टी है जिस पर उसकी चाल क्या होगी, शून्य। तो ये उससे बिल्कुल उल्टा है। पिछला जो ग्राफ हमने बनाया था चाल समय का वो इस तरह से था, वो ये था, बिल्कुल ये इससे उल्टा था। तो अगर अगर ग्राफ ये वाला है तो ये तो है धरातल से फेंक कर वापिस धरातल तक आने का। और अगर ग्राफ जो है इस ट्रायंगल इस तरह का है तो इसका मतलब हम किसी ऊंचाई से बॉल को छोड़ रहे हैं। प्रारंभिक वेग शून्य से, बॉल नीचे गिरती है, अधिकतम वेग हो जाता है, फिर बॉल रिबाउंड होती है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है, वहां जाकर उसका वेग या चाल शून्य हो जाती है। तो इस तरह से हम ये चाल समय ग्राफ को भी समझ सकते हैं। चाल का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ग्राफ में इस तरह से दे दें और नेगेटिव दिशा में दिखा दें तो फिर ये ग्राफ जो है वो गलत है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमने अभी ग्राफ पढ़े हैं, उन ग्राफ की कंक्लूजन पर बेस्ड है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिए गए ग्राफ में किस कण का वेग अधिक होगा और दोनों कणों के वेगों का अनुपात क्या होगा। तो हमको यहाँ पर एक विस्थापन और समय के बीच ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ है जो दो अलग अलग कणों के लिए, ए और बी के लिए। इस ग्राफ में जो, चूंकि ये विस्थापन समय ग्राफ है, तो यहाँ इसका जो झुकाव होगा, इसकी जो प्रवणता होगी वो किसको व्यक्त करेगी, इसकी प्रवणता जो है वो वेग को व्यक्त करेगी। तो इसका मतलब यहाँ वेग का मान क्या होगा, टेन थीटा। तो हम ए और बी दोनों कणों के लिए वेग निकाल लेते हैं। तो ए कण जो है उसका जो ग्राफ है ये वाला, ये ग्राफ, इसकी प्रवणता इसका कोण कितना है अक्ष से, इसका कोण है 30 डिग्री। तो इसका 10 30 डिग्री।
और टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। तो हमारा जो कण ए है उसका वेग आ गया 1/√3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अब हम कण बी को देखते हैं। तो कण बी का जो ग्राफ है विस्थापन समय ग्राफ, उसके लिए थीटा कोण कितना है, उसके लिए थीटा कोण है 60 डिग्री। तो उसकी प्रवणता निकाल लेते हैं हम, टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री कितना होता है √3, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बताइए ए और बी में से कौन बड़ा है, तो बी बड़ा है ए से, तो इसका मतलब कण बी का जो ए से वेग है वो ज्यादा है। और दोनों का रेशो क्या होगा, वी ए रेशो वी बी। वी ए कितना है 1/√3 और वी बी कितना है √3, तो ये कितना हो गया √3 तो 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों का वेलोसिटी का रेशो कितना होगा 1:3 होगा। इस तरह से जाएगा। तो देखो जिसकी प्रवणता ज्यादा है उस कण का वेग ज्यादा है, जिसकी प्रवणता कम है उसका वेग कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब ये हमको एनसीईआरटी की बुक में कुछ ग्राफ दे रखे हैं और इस ग्राफ की रिलेवेंस पूछी हमसे कि ये ग्राफ सही है या गलत है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी स्थिति समय ग्राफ है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस ग्राफ को सबसे पहले हम देखते हैं ए को। तो किसी समय पर अगर हम देखें तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये लाइन बताती है कि किसी समय पर ग्राफ में सेम समय पर यहाँ पर इन दो बिंदुओं पर देखें तो हमारे को दो स्थितियां प्राप्त हो रही हैं। तो एक ही समय पर दो स्थितियों पे कण नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है ग्राफ। इसी तरह से अब बी ग्राफ को देखें अगर हम ध्यान से, तो बी ग्राफ में किसी समय पर कण के दो वेग हैं। एक ही समय पर कण के क्या दो वेग संभव हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरे पर आते हैं हम ग्राफ पर। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड का मतलब चाल, चाल समय वक्र है। तो चाल समय वक्र में जैसा कि मैंने कहा था कि चाल जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देखें तो ये देखो, ये समय अक्ष से नीचे जो चाल दिखाई है ये सारी की सारी नेगेटिव दिखाई है, और चाल नेगेटिव नहीं हो सकती। वेग नेगेटिव हो सकता है, चाल नेगेटिव नहीं होती। तो ये भी नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अब फिर है कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और समय के बीच ग्राफ। इस कुल तय की गई दूरी में हम जानते हैं कि तय की गई जो दूरी होती है वो कम नहीं होती और शून्य तो किसी भी हालत में नहीं होगी। तो इस समय पर अगर हम देखें, इस समय के इस मान पर, तो तय की गई दूरी कितनी आ रही है, शून्य आ रही है। इस पर तय की गई दूरी का मान शून्य मिल रहा है। तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये ग्राफ गलत है, ये ग्राफ भी गलत है। तो ये तीनों ग्राफ जो है, चारों ग्राफ जो है ये गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कोई कण मुक्त रूप से गिर रहा है नीचे की तरफ, और हमको क्या करना है, उसके लिए विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय ग्राफ आरेखित करने हैं। तो कोई भी कण अगर नीचे की तरफ, कोई भी पिंड अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लीजिए ये धरातल है हमारा और पिंड यहाँ है, यहाँ से पिंड नीचे की तरफ आता है, तो प्रारंभिक वेग क्या लेंगे हम, उसका शून्य। और नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की जो तरफ जो त्वरण होता है उसको हम जी लेते हैं। हम ऊपर की तरफ की गतियों को तो पॉजिटिव लेते हैं और नीचे की तरफ की गतियों को नेगेटिव लेते हैं। तो जब कण नीचे की तरफ बढ़ेगा तो उसका वेग भी नेगेटिव आना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गति की समीकरण का इस्तेमाल करके और इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो गति की समीकरण का कैसे इस्तेमाल करेंगे हम देखते हैं। गति की प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, यानी यहाँ पर जब कण नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे की तरफ जैसे जैसे वो बढ़ता है समय के साथ उसका वेग बढ़ता जाता है। प्रारंभिक वेग उसका शून्य है, त्वरण उसका हम यहाँ लेंगे -g और समय t। तो v बराबर क्या आ गया -gt। अब चूंकि g का मान हमें पता है 9.8 होता है, ये 9.8 आ गया। यहाँ पर क्लियर है कि जो समय है उसके साथ वेग का मान क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ
कुछ इस तरीके से आएगा। अब ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें नेगेटिव एक्सिस चाहिए होगा। तो इस ग्राफ को हम कैसे बनाएंगे, इस ग्राफ को हम इस तरह से बनाएंगे, इसमें नेगेटिव टाइम एक्सिस के साथ वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये नेगेटिव साइड में बनेंगे। ये टाइम एक्सिस ले लिया हमने, इधर हमने वेलोसिटी ले ली, ये तो नेगेटिव होगी, इधर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो ग्राफ क्या कह रहा है, ग्राफ कह रहा है कि v बराबर क्या है, -9.8t। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि v और t जो है वो क्या होंगे, सरल रेखीय रूप से बदलेंगे। तो यहाँ पर v बराबर ये आ गया। तो ये ग्राफ इस तरह से बनेगा नेगेटिव की तरफ। अब ये ग्राफ जो मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, क्योंकि ये इक्वेशन ही स्ट्रेट लाइन की है, सरल रेखा की समीकरण है। तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे त्वरण का मान जो है, त्वरण का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि नियत है। तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ही होगा और कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ थीटा का मान कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा वेग समय वक्र आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है, हम गति की दूसरी समीकरण लेते हैं। अब तो गति की दूसरी समीकरण से हम क्या करेंगे, गति की दूसरी समीकरण से हम ये करेंगे कि हमारे पास में जैसे यहाँ पर हमने दूसरी समीकरण लिख ली, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, यहाँ पर विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, तो विस्थापन के साथ प्लॉट करना है ना। तो u 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, जब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं। तो 1/2 यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, -9.8 ले लेंगे और टी स्क्वायर। तो s बराबर कितना आ गया, ये कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.9 -4.9 टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, परवलयिक समीकरण है, यानी समय के साथ जो विस्थापन है वो किस तरह से चेंज होगा उसका ग्राफ हम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही है, ये बिलो द एक्सिस बनेगा। ठीक है, तो ये हम ले लिया समय एक्सिस या टाइम, यहाँ विस्थापन इधर तो पॉजिटिव में और इधर विस्थापन जो है वो नेगेटिव में है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये परवलयाकार है तो ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो स्थिति समय वक्र है या वेग समय वक्र जो है उसकी जो प्रवणता है वो नेगेटिव है, क्योंकि थीटा कोण जो यहाँ मिलेगा उसके लिए टेन थीटा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, और जो ग्राफ मिला है हमें पोजीशन टाइम ग्राफ वो क्या है, एक पैराबोलिक ग्राफ है। ये चीज होगी। ठीक है, अब तीसरा रह गया और वो है त्वरण समय ग्राफ, यानी त्वरण को समय के साथ हम आरेखित करेंगे। तो यहाँ पर जो त्वरण है वो तो नियत है। तो त्वरण समय ग्राफ कैसा बनेगा, ये हमने क्या ले लिया, ये हमने त्वरण का एक्सिस ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, समय का एक्सिस ले लिया। टाइम हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, इधर प्लस में होगा इधर माइनस में होगा। यहाँ त्वरण का मान क्या है, समय के साथ फिक्स है, तो त्वरण का मान इस तरह से आएगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मान क्या है, त्वरण नियत है, तो ये आ गया। तो इस तरह से इसके तीन ग्राफ बन गए। तो पहला ग्राफ कैसे बना था, पहला ग्राफ ये बना था जो क्या था, वी टी ग्राफ था। दूसरा ग्राफ कैसा बना था, दूसरा ग्राफ इस तरह से बना था, ये क्या था, ये एस टी ग्राफ था। और तीसरा ग्राफ क्या था, ये ई टी ग्राफ है। तो ये तीन ग्राफ इसमें बन गए। ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये उसका सॉल्यूशन है। अब हम जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में से लिया है हमने। इस क्वेश्चन में है, एक रबड़ की बॉल जो है वो कुछ ऊंचाई से छोड़ने पर वो धरातल पर टकराकर पुनः ऊपर की ओर उछलती है तथा पहले से कम ऊंचाई पर पहुंचकर पुनः धरातल पर गिरती है, और यही क्रम बार बार चलता है। और कुछ समय बाद बॉल जो है विराम अवस्था में आ जाती है। तो बॉल के वेग समय वक्र को आरेखित कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये धरातल हो गया। अब ये धरातल पर कोई बॉल है, वो बॉल जो है यहाँ से हमने छोड़ी, वो धरातल पर टकराई। मान लिया जब छोड़ी तो उसका वेग 0 है, धरातल पर टकराई तो उसका वेग v1 है। अब जब वो टकराती है तो उसका वेग जो होता है उसकी दिशा नीचे की तरफ है, और जब वो यहाँ से रिबाउंड होती है तो सेम यही वेग v1 जो होता है ऊपर की तरफ उसमें होता है। और अब वो किसी निश्चित ऊंचाई
तक चली जाती है। वहां जाकर के फिर उसका वेग जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और फिर वहां से वो रिबाउंड होती है, रिबाउंड होकर के और फिर वो यहाँ से नीचे की तरफ आती है। तो वो जब नीचे की तरफ आती है तो उसका वेग जो होता है यहाँ पर कुछ भी, मान लीजिए v2 हो गया, तो वो v2 वेग से टकराई, फिर v2 वेग से फिर वो वापस रिबाउंड होती है और ऊपर की तरफ गति करती है, फिर एक निश्चित ऊंचाई पे जाती है, वेग शून्य हो जाता है। अब इस गति का हम अध्ययन करते हैं। इस गति का अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, वही वेग समय वक्र चाहिए हमें। वेग और समय, समय को हम एक्स अक्ष पे ले लेंगे और वेग को हम वाई एक्स पे, ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस। अब जरा हम इसको समझते हैं कि जब कण ऊपर से नीचे आता है तो उसका त्वरण जो होता है वो नियत होता है और नेगेटिव होता है, और कण नीचे की तरफ आ रहा है और उसका वेग जो है वो भी क्या है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम जानते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था। इसमें क्या होता है, ये देखो कण का जो यहाँ पर स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। तो इस तरह से ये समय अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा। तो ये जो है स्थिति ए है, ये बी है, तो ये ए हो गई, ये बी हो गई। अब बी पर कण जब धरातल पर टकराता है तो उसका वेग अधिकतम होता है। मान लिया ये जो वेग है, ये कण का वेग कितना हो गया, ये v1 हो गया। अब क्या होता है कि कण यहाँ से अपनी गति की दिशा को पलटता है, और गति की दिशा को पलटता है तो कण इतना ही v1 वेग, यहाँ पर ये प्लस v1 वेग है, ये माइनस है, तो कण इतने ही v1 वेग से ऊपर की तरफ जाता है। तो जब कण ऊपर की तरफ जाता है तो कण का जो वेग होता है वो, चूंकि त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है, तो अब उसका जो वेग है वो घटना शुरू होगा। तो ये देखिए यहाँ पर उसका जो वेग है हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटते 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 उसका वेग क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो B है और ये जो C है, तो B से और ये C स्थिति हो गई, C स्थिति पर उसका वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। अब वो वहां से फिर क्या करता है, नीचे की तरफ आता है। जब वो नीचे की तरफ आता है तो उस पे त्वरण का मान वही है -g जो पहले था, और वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन अब जब वो नीचे की तरफ आके धरातल पर गिरता है तो गिरते समय उसका वेग v1 ना होके कुछ और होता है, पहले से थोड़ा सा कम होता है, v2। अब ये माइनस इसलिए लिया है क्योंकि धरातल पर टकराते समय उसका वेग जो है v2 है। टकराने के ठीक बाद वो v2 वेग से फिर वापस ऊपर की तरफ जाता है, यानी अब फिर वापस एक बार क्या हुआ, उसके वेग की दिशा जो है वो पलट गई। तो जितना v2 यहाँ है उतना ही प्लस में v2 यहाँ लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कण यहाँ पर है, तो ये स्थिति हो गई उसकी डी, ये डी स्थिति मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दी। अब यही डी स्थिति वापस मैं यहाँ पर बनाता हूँ, और अब चूंकि कण ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कण ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका वेग क्या है, धनात्मक है। तो कब तक धनात्मक रहेगा, ये डी से ई स्थिति तक धनात्मक रहेगा। वो कण यहाँ से ये डी अवस्था से चला और ई अवस्था तक गया, तो उसका वेग धनात्मक है क्योंकि वो ऊपर की ओर गति कर रहा है, ऊपर की ओर हम धनात्मक लेते हैं। तो अब उसका वेग जो है ई अवस्था में जाकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ई अवस्था में उसका वेग शून्य हो, ये ई स्थिति है, ठीक है। लेकिन फिर वो ई स्थिति से फिर वापस शून्य वेग से नीचे की तरफ गिरता है। तो अब वो जब नीचे की तरफ गिरेगा तो उसका जो वेग होगा वो पहले से थोड़ा और कम हो जाएगा और ये स्थिति पर आ जाएगा वो। तो अब उसका वेग क्या हो गया, v3 हो गया, -v3। तो इस तरह से कण की जो गति है उसको हम इस तरह से हम वेग समय वक्र द्वारा इस तरह से व्यक्त करेंगे, और लास्ट में कण जो होगा वो रुक जाएगा। तो ये है धरा किसी निश्चित ऊंचाई से छोड़ने पर पिंड बार बार धरातल पर टकरा कर जब ऊपर की तरफ नीचे की तरफ गति करता है तो ये इस तरह से वक्र बनता है। अब यहाँ जो ये वक्र बनाया है हमने, इस वक्र में हम स्लोप देखेंगे। ये स्लोप जो होता है, ये स्लोप जो होता है त्वरण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे त्वरण का जो मान है वो -g है, हर अवस्था में त्वरण का मान -g ही होता है। अगर ये -g है हर अवस्था में, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये सभी कोण जो होंगे थीटा 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 थीटा, ये सभी कोण जो होंगे इनके लिए जो स्लोप निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा, -9.8 ही आएगा।
तो क्योंकि हमको पता है वेग समय वक्र का जो झुकाव होता है वो कण का त्वरण होता है, तो कण का त्वरण यानी झुकाव क्या होगा, -8.8 ही 9.8 ही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, दिए गए वक्र में कण की गति, हमें उसकी व्याख्या करनी है। जो वक्र दे रखा है हमें, अब ये जो वक्र दे रखा है हमें, तो ये समय अक्ष और ये स्थिति अक्ष है। तो देखो P से Q तक अगर हम देखें ध्यान से, तो P से Q यहाँ पर हमारा जो कण का जो स्थिति समय वक्र है वो एक सरल रेखा है और समय अक्ष के समांतर है। तो यहाँ पर इसका जो थीटा कोण होगा अक्ष से वो 0 होगा, तो टेन जीरो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेग कितना हो गया, 0, यानी कण का यहाँ पर वेग 0 है, तो कण P से Q तक गति नहीं कर रहा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम Q से और R तक देखें, तो Q से R में क्या हो रहा है, जो थीटा का जो मान है वो धनात्मक है, वो क्या है, पॉजिटिव है। तो टेन थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वेग v जो है वो हमें प्राप्त होगा और वो भी पॉजिटिव दिशा में होगा, और उसका मान भी क्या है, नियत है। क्योंकि थीटा का मान नियत है तो वेग v का मान भी नियत है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम r से s देखें, तो R से S में क्या हो रहा है, कण की जो स्थिति है उसका मान घट करके और S बिंदु पर 0 हो जाता है। यहाँ देखो कण की जो स्थिति है यहाँ पर जो भी है धनात्मक, और यहाँ से घटकर यहाँ पर कण की इस समय पर स्थिति क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब कण जो है वापिस अपने मूल बिंदु की तरफ लौट के आता है। तो यहाँ पर जब वो लौट के आता है, तो यहाँ पर जो थीटा का मान है वो पहले जो थीटा का मान था उससे क्या है, डिफरेंट है। लेकिन यहाँ थीटा का मान जो है वो हमारे लिए क्या होगा, 90 से ग्रेटर होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर, थीटा ग्रेटर देन 90 है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 से ग्रेटर होगी तो टेन थीटा का मान क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, वेग हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो अभी भी नियत, क्योंकि थीटा का मान कांस्टेंट है। तो टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा तो वेग कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन टेन थीटा नेगेटिव होने से वेग का मान नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद में टी से और यू के बीच में, टी से यू के बीच में अगर हम देखें तो वापस थीटा का मान 0 हो गया, यानी हमारा जो स्थिति समय वक्र है वो क्या हो गया, समय अक्ष के समांतर हो गया। तो इसका समय अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो 0 बनेगा। तो इस बार हमारा जो स्लोप यानी टेन थीटा यानी प्रवणता जो है वो फिर 0 हो जाएगी, तो हमारा वेग क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। अब ये जो हमने लिखी है, ये गतियां जो हमने लिखी हैं, इसको अगर हम समझना चाहें कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो हम इसको इस तरीके से, इस बात से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए ये एक दीवार है, ये दीवार जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। हमारे पास में यहाँ पर एक बॉल है, यहाँ हमने एक बॉल बनाई, ये बॉल जो है ये साम्य अवस्था पर कहाँ पर है, रेस्ट पोजीशन पर नहीं है। ये जो स्थिति है यहाँ x बराबर 0 है। अब क्या होता है कि ये बॉल जो होती है ये यहाँ पर जब P से Q अवस्था है तो ये बॉल रेस्ट में है, तो यहाँ पर इसका वेग 0 है। जब हम Q से R का अध्ययन करते हैं तो Q से R में क्या होता है, ये बॉल जो है ये दीवार की तरफ बढ़ती है नियत वेग से। तो इसको नियत वेग से दीवार की तरफ बढ़ रही है तो इसका वेग धनात्मक दिशा में है, और ये यहाँ टकराती है। टकराने के बाद में जब ये यहाँ से रिबाउंड होती है तो ये वापस पीछे की तरफ आती है। तो अब ये R से S को रिप्रेजेंट कर रही है, R से S को। तो इसका देखो R से S में स्लोप नेगेटिव है तो वेग नेगेटिव होगा, लेकिन है कांस्टेंट ही, तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जब ये अपने वापस प्रारंभिक अवस्था पे आ जाएगी तो हम बिंदु S पर आ जाएंगे ग्राफ में। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पर स्थिति है कण की वो 0 हो गई वापिस। अब जो ये बॉल है अपनी जो जो इसकी विराम जो स्थिति थी x बराबर 0 वाली, यानी जहां हमने ये मूल बिंदु माना था, उससे दूसरी ओर निकल जाती है, यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ चले जाती है, और t तक ये इसी तरह से चलती जाती है, और इसका वेग जो है वो नियत है, लेकिन वेग नेगेटिव है इसका। ठीक है। तो इस तरह से ये गति यहाँ तक चलेगी। अब उसके बाद में यहाँ जाकर के एक निश्चित दूरी पर जाकर के ये, और वहां जाकर ये रुक जाता है, तो टी से यू तक वहां रुका रहता है। तो इस तरह से हम इसकी गति का अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी में हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
जिसमें हमें त्वरण समय ग्राफ दे रखा है और टी समय पर ये ग्राफ में जो त्वरण है वो एकदम शार्प तरीके से बढ़ता है और फिर घटकर शून्य हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का क्या रिलीवेंस है? इस क्वेश्चन का रिलीवेंस ये है कि कोई प्लेयर है, जो बैट्समैन है, वो क्रिकेट के बैट से किसी बॉल को हिट कर रहा है। तो जब बॉल इस क्रिकेट के बैट के ऊपर गिरती है और गिरने के बाद जब ये रिबाउंड होती है, तो यहाँ से यहाँ पर इसका क्या होता है, इस पे जब फोर्स लगता है तो फोर्स लगते टाइम इसका एक्सेलरेशन जो होता है, पहले तो ये नियत वेग से आ रही थी, इसका वेग जो था वो नियत था और वेग नियत था और धनात्मक भी था। लेकिन जैसे ये बॉल इससे टकराती है, टकराने के बाद क्या होता है, इसके वेग में तेजी से वृद्धि होती है। जब वेग में तेजी से वृद्धि होती है तो इसमें त्वरण जो होता है वो जनरेट हो जाता है और वो जो त्वरण है वो भी नियत नहीं है, वो त्वरण भी तेजी से बढ़ता है और बढ़ करके और फिर एकदम वापस गिरता है और वापस गिरने के बाद में जो बॉल का वेग है वो वापस क्या हो जाता है, नियत हो जाता है। तो जब किसी बॉल को हम बैट से हिट करते हैं तो उस समय की स्थिति को ये ग्राफ व्यक्त कर रहा है।